आदित्य सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चिड़चिड़ापन था। उसने जोर से आवाज़ लगाई, सानिया, ये नाश्ता कहाँ है? हर रोज़ तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे देर होती है ऑफिस के लिए, और तुम्हें नाश्ता तक समय पर नहीं बनाना आता। सान्या भागती हुई किचन से आई। उसके हाथ में गर्मा गर्म पराठे और चाय थी। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थी। उसने जल्दी से प्लेट सामने रख दी। ये लीजिए आदित्य नाश्ता। लेकिन आदित्य ने अखबार पटक कर टेबल पर रखा और गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब आया है नाश्ता? इतनी देर से क्या फ़ायदा? पता है मुझे कितनी मीटिंग्स होती हैं सुबह सुबह, और तुम हो कि समय पर कुछ कर ही नहीं सकती। सान्या ने धीमे स्वर में कहा, माफ़ कर दीजिए, कल रात मुझे देर हो गई थी, इसलिए सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। आदित्य ने ताना कसते हुए कहा, हाँ, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमसे ना घर संभलता है न रसोई। सान्या ने सिर झुका लिया। उसने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में सब्जी रख दी और चाय का कप आगे बढ़ाया। आदित्य ने चाय उठाई, लेकिन जैसे ही एक घूंट पिया उसने कप वापस पटक दिया। इतना हल्का दूध डाला है, क्या है ये? चाय है या पानी? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। सान्या का हाथ कांप गया और कप से थोड़ा चाय टेबल पर गिर गई। आदित्य और भड़क गया। हे भगवान, ये औरत तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सान्या ने तुरंत टेबल साफ किया और धीमे से बोली, मैं अभी दूसरी बना देती हूँ। आदित्य ने हिकारत भरी नज़रों से उसे देखा और कहा, रहने दो, तुम्हारे हाथ की चीज छूने का भी मन नहीं करता, मैं खुद बाहर से ले लूँगा। उसने कुर्सी पीछे खसकाई और झटके से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चला गया। सान्या वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथों में अब भी दुपट्टा था जिससे वो टेबल पोंछ रही थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने आंसू बाहर आने नहीं दिए। उसके होठों पर जबरन मुस्कान आ गई और उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, शायद एक दिन ये मुझ पर गुस्सा करना छोड़ देंगे, शायद एक दिन मुझे अपनी पत्नी मान लेंगे। सान्या ने बचे हुए नाश्ते को धीरे से समेटा और किचन में चली गई। उधर कमरे में आदित्य कपड़े पहनते हुए आईने के सामने खड़ा था। उसने खुद से कहा, हर सुबह यही मनहूस चेहरा देखने को मिलता है, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, लेकिन उस औरत को समझ ही नहीं आता। ना जाने क्यों मुझे जबरन इस शादी में धकेल दिया गया। माँ पापा ने मेरी एक ना सुनी और खुद लंदन चले गए और मुझे इस लड़की के साथ बांध दिया। उसने अलमारी खोली, कपड़े निकाले, लेकिन देखा कि उसके सारे फॉर्मल कपड़े करीने से रखे हुए थे, साफ, स्वच्छ और इस्त्री किए हुए। उसने गुस्से में कपड़े उठाए और डस्टबिन में फेंक दिया। नफरत है मुझे उससे और उसकी हर छुई हुई चीज़ से। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। तभी सान्या चुपचाप अंदर आई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें नाश्ते का नया कप, चाय और टोस्ट थे। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने दूसरी चाय बना दी है, शायद अब सही लगे। आदित्य पहले से ही तमतमाया हुआ था। उसने ट्रे उठाई और बिना सोचे समझे गरम चाय सीधे सान्या के हाथ पर गिरा दी। सान्या कराह उठी, लेकिन तुरंत अपने होठ दबा लिए ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसने आदित्य के सामने आह तक नहीं की। आदित्य ने उसका वही जला हुआ हाथ पकड़कर कसते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हें देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। सान्या ने अपने दर्द छिपाते हुए धीरे से कहा, जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, और देख लेना, एक दिन आप भी मुझे समझेंगे, मेरी कद्र करेंगे। आदित्य ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा, तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वो सीधा फर्श पर गिरी। आदित्य उसके हाथ पर पैर रखते हुए बाहर निकल गया। सान्या वहीं पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर अब भी मुस्कान थी। उसने खुद को समेटा और बाथरूम में जाकर हाथ पर पानी डाला, दवाई लगाई और चुपचाप बैठ गई। दिल में दर्द बहुत था, लेकिन चेहरा वही शांत और सहनशील रहा। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, काश एक दिन आप समझ पाएंगे कि मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी सी जगह मांगी थी आपके दिल में। उसने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीव किया। सामने से कुछ सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आदित्य,
और बिना धीरे किए वो दौड़ते हुए बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और तेज रफ्तार से सिटी हॉस्पिटल की तरफ चली गई। सान्या जैसे ही कार से उतरी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सामने बड़े बड़े अक्षरों में चमक रहा था सिटी हॉस्पिटल। दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। दौड़ते हुए अंदर पहुंची तो रिसेप्शन पर हड़बड़ी में बोली, प्लीज़ आदित्य मल्होत्रा कौन से वार्ड में हैं? रिसेप्शनिस्ट ने फाइल देखी और कहा, आईसीयू 3rd फ्लोर। ये सुनकर सान्या की सांसें जैसे थम सी गई। वो बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ियां चढ़ने लगी। 3री फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा वैष्णवी बाहर खड़ी थी। चेहरा रोने से लाल हो चुका था। वैष्णवी ने ही हकलाते हुए कहा, मैंने ही इन्हें यहाँ लाया था, सड़क किनारे गिर गए थे, मैं वहीं से गुजर रही थी। सान्या ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसका दिल कांप उठा। वो सीधा आईसीयू की ओर भागी। अंदर डॉक्टर और नर्सें आदित्य को घेर कर चेक कर रहे थे। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, आंखें बंद, शरीर ढीला। सान्या के हाथ से पर्स गिर पड़ा, उसके होंठ कांप रहे थे। डॉक्टर, मेरे पति, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, आपको शांति रखनी होगी। इनका लिवर डैमेज हो गया है एक्सीडेंट में। पहले से कोई समस्या रही होगी लेकिन अब हालत बहुत गंभीर है। इन्हें जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर सान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे शोर गूंजने लगा, आंखें नम हो उठी, गला भर आया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं टेस्ट कराऊंगी डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए प्लीज़। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने तुरंत सान्या को टेस्ट रूम में ले जाकर ब्लड सैंपल लिया। सान्या चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, भगवान, आदित्य को कुछ मत होने देना, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने सान्या की आंखों में देखकर धीरे से कहा, आपका ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, आप आधा लीवर डोनेट कर सकती हैं। ये सुनकर सान्या की आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े। उसके हाथ कांपते हुए जुड़े, होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं अपने आदित्य को बचा पाऊंगी। आईसीयू के कांच से उसने आदित्य को देखा। वो बेहोश था, पर सान्या की आंखों में उसके लिए वही अटूट प्यार था, वही चाहत थी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, बस एक ही ठान ली थी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, मैं अपने पति को ज़रूर बचाऊंगी। हॉस्पिटल का कमरा सन्नाटे से भरा हुआ था। मशीनों की बीप बीप के बीच आदित्य लेटा हुआ था। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार दिखने लगा था। बिस्तर के पास कुर्सी पर वैष्णवी बैठी थी, जो हर वक्त उसकी देखभाल में लगी रहती थी। सानिया खुद ऑपरेशन के बाद इतनी कमज़ोर थी कि सीधे खड़ी होना भी मुश्किल था, इसलिए वैष्णवी दोनों का बोझ अपने कंधों पर उठा चुकी थी। वैष्णवी आदित्य और सान्या दोनों की दोस्त थी। एक दिन जब डॉक्टर राउंड पर आए तो आदित्य ने धीरे धीरे उठने को कोशिश की और पूछा, डॉक्टर, आखिर हुआ क्या था मुझे, और कब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा? डॉक्टर ने फाइल पलटी और गंभीर स्वर में बोले, आपका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपका लीवर बुरी तरह डैमेज हो गया था। हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया है। आपको अभी कम से कम 10 दिन और अस्पताल में रहना होगा ताकि रिकवरी पूरी हो सके। आदित्य ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसका माथा सिकुड़ गया। उसने धीमी लेकिन चिंतित आवाज में पूछा, और मुझे लीवर किसने डोनेट किया? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। वैष्णवी ने चुपचाप जमीन की ओर देखा। डॉक्टर ने नजरें झुकाई और फिर संभलते हुए बोले, आपको लीवर किसी अनजान व्यक्ति ने डोनेट किया था। उसने अपना नाम बताने से साफ मना किया था। आदित्य ठिठक गया, आंखों में सवाल उभर आए। अनजान शख्स कौन हो सकता है वो, जो बिना जाने समझे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे? दिल में कहीं अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया। थकान से बोझिल आदित्य फिर तकिए पर सिर रखकर आंखें मूंद गया। कमरे में हल्की सी खामोशी पसर गई। उस रात जब आदित्य नींद में चला गया, वैष्णवी चुपचाप अस्पताल के दूसरे विंग में पहुंची। वहां सानिया का कमरा था। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि सानिया कमज़ोर हालत में बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा पीला था लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वैष्णवी उसकी कुर्सी खींचकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। भावुक होकर बोली, सानिया, तू पागल है क्या? जिस आदमी ने कभी तुझसे ठीक से बात तक नहीं की, तूने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया। अगर तू सच बता दे तो शायद आदित्य तेरा दर्द समझे।
तेरा प्यार समझे। सानिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, नहीं वैष्णवी, मैं नहीं चाहती कि आदित्य मुझे मेरे बलिदान की वजह से प्यार करे। अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह बने तो वो सच्ची हो, मुझ पर तरस खाकर या आसान समझकर नहीं। प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता वैष्णवी, वो तो दिल से होना चाहिए। वैष्णवी चुप हो गई, उसकी आंखें भी भर आई। उसने सानिया के माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन उस औरत की ताकत को सलाम किया जो इतनी तकलीफ में भी सिर्फ अपने पति के लिए सच्चा प्यार निभा रही थी। सानिया डॉक्टर के सामने खड़ी थी, आंखों में हल्की चिंता लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। डॉक्टर साहब, अब मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं आदित्य के घर जाने से पहले अपने घर में रहना चाहती हूँ। थोड़ी सी ताजगी और आराम के बाद मैं वहाँ जाऊँगी। डॉक्टर ने उसकी थकी हुई आंखों को देखा, चेहरे की हल्की पीड़ा नोट की और धीरे से बोली, ठीक है सानिया, हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए आपका भी आराम ज़रूरी है। अभी आपकी पूरी रिकवरी नहीं हुई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका भी आराम करना। सानिया मुस्कुराई और डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए बाहर निकली। उसका कदम हल्का सा लड़खड़ाया, पर मन में खुशी थी कि वो अपने घर जल्दी पहुंच सकेगी। वहीं हॉस्पिटल में वैष्णवी आदित्य के पास खड़ी थी। आदित्य अब पूरी तरह होश में था, पर शरीर अभी भी कमज़ोर था। वैष्णवी ने सारे डिस्चार्ज फॉर्म्स पूरे किए और उसके हाथ में दवाइयाँ थमाई। चलो आदित्य, अब घर चलते हैं, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। सानिया अपने घर पहुंच गई थी। उसने कमरे की सफाई देखी, हल्का सा नाश्ता तैयार किया और खाने पीने का इंतज़ाम किया। जैसे ही वैष्णवी आदित्य को घर लेकर आई, सानिया ने हृदय से उसका स्वागत किया। उसने उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराई और बोली, आदित्य आप घर आ गए, अब आप आराम कीजिए, मैं हर चीज़ देख लूँगी। आदित्य ने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में धीरे धीरे सवाल उठने लगा। अगर सानिया मुझसे नफ़रत नहीं करती और मेरे नफ़रत के बावजूद वो मुझसे प्यार करती है तो उसने अस्पताल में मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। वो धीरे धीरे नोटिस करने लगा कि सानिया हर काम करते हुए थक जाती है। खाने का प्लेट संभालना, दवाई देना, पानी लेना, हर चीज़ उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था। फिर भी उसकी आंखों में दर्द छुपा कर वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। दिन बीतते गए। सानिया हर रोज़ आदित्य का ख्याल रखती, उसके लिए हल्का नाश्ता तैयार करती, दवाइयाँ समय पर देती और उसके आराम का ध्यान रखती। आदित्य अब उसे करीब से देख रहा था, कैसे थकावट के बावजूद वो उसका ध्यान रखती है। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगा, दिल में हल्की हल्की फीलिंग्स जागने लगी। उसे एहसास हुआ कि सानिया का प्यार न केवल बड़ा है बल्कि बिना किसी स्वार्थ के है। एक शाम आदित्य ने देखा कि सानिया चाय और हल्का नाश्ता ले आई थी। उसने धीरे से कहा, तुमने खाना खाया? सानिया ने सिर झुका दिया। हल्की मुस्कान थी लेकिन थकान साफ दिख रही थी। आदित्य ने उसे पास बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ खा लो, मैं देखता हूँ कि तुम इतनी मेहनत करती हो और खुद का ध्यान नहीं रखती। सानिया ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, बस आपको आराम चाहिए, मैं थक नहीं रही। आदित्य ने हल्की गहरी सांस ली। वो चुपचाप सोच रहा था, मैंने उसे समझा ही नहीं। मैंने कितना गुस्सा किया, कितना दर्द दिया, और अब देखो वो मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती है। वो धीरे धीरे सानिया के करीब बैठ गया, हाथ में हल्की गर्मी महसूस की और मन में हल्की शर्मिंदगी भर उठी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी नफ़रत के बावजूद सानिया का प्यार कितना बड़ा और सच्चा है। आदित्य के दिल में अब पहली बार सानिया के लिए हल्की गर्माहट आई थी। उसने अपने अहंकार और गुस्से के बीच भी उसकी आंखें सानिया की तरफ लगातार खींच रही थी। सानिया ने खाना परोस दिया। आदित्य ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरा ख्याल क्यों रखती हो? इतने समय तक मुझे अपने पास देखभाल करते हुए खुद थक कर भी मैंने आज तक तुम्हें क्या दिया है जो तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो? उसकी आंखों में आज शर्मिंदगी थी और नज़रें झुकी हुई थी। सानिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो बोली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ठीक रहें, यही मेरी खुशी है। वो पल बहुत धीमा और भावुक था। आदित्य बोला, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें भी तो ठीक रहना होगा ना। उसने एक निवाला सानिया की तरफ बढ़ा दिया। सानिया ने अपना चेहरा हटाते हुए बोला, नहीं, आप पहले खा लीजिए, फिर मैं बाद में खा लूँगी। आदित्य बोला, नहीं, पहले तुम।
फिर उसने वो निवाला सानिया के लबों की तरफ बढ़ाया। सानिया के आंखों में नमी थी। आदित्य उसकी फीलिंग को समझ रहा था, जिसे सिर्फ तिरस्कार और अपमान ही मिला था। वो अपनापन के भाव को पाकर उसकी आंखें नम हो गई थी। आदित्य उसे बताना चाहता था कि उसके मन में भी सानिया के लिए फीलिंग है। वो उसका साथ जिंदगी भर के लिए चाहता है। वो अपने किए की उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ सानिया को बता सके। आदित्य ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हर छोटे छोटे काम से व्यक्त होता है। उसकी आंखों में पछतावा और सच्चाई का एहसास आ गया। इस तरह 10 दिन बाद आदित्य के घर लौटने के बाद सानिया ने अपने प्यार और देखभाल से उसे धीरे धीरे अपने करीब लाया। आदित्य की नज़रों में अब सिर्फ सान्या के लिए नफरत या गुस्सा नहीं रहता, बल्कि सान्या के सच्चे प्यार को उसकी नज़रें समझने लगी थी। रात का सन्नाटा घर पर छाया हुआ था। आदित्य अपने कमरे में सो गया था, लेकिन सान्या बिस्तर पर बेचारी करवट बदलते हुए दर्द और बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका माथा गर्म था, हल्की ठंडक और शरीर में थकान झलक रही थी। उसने धीरे धीरे मोबाइल उठाया और वैष्णवी को कॉल किया। वैष्णवी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आदित्य सो गया है। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। सान्या की आवाज़ में हल्का डर और दर्द झलक रहा था। वैष्णवी तुरंत तैयार हो गई। वो अपने कार में बैठकर सानिया के पास पहुंची। सानिया को हल्के हल्के सहलाते हुए कार में बैठाया और हॉस्पिटल की ओर निकल गई। लेकिन उसी दौरान आदित्य अपने कमरे में उठा। उसने देखा कि सानिया और वैष्णवी घर से एक दूसरे के साथ कहीं जा रही है। वो थम गया। उसकी आंखों में शक की हल्की रोशनी चमकी। जब देर रात तक सानिया घर वापस नहीं आई, आदित्य ने अपने आदमियों से सानिया और वैष्णवी का लोकेशन चेक करवाया। स्क्रीन पर पता चला कि दोनों उसी हॉस्पिटल में हैं जहां आदित्य का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना ड्राइवर बुलाया और कॉल लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो वैष्णवी से टकराया। वैष्णवी ने आदित्य को देखकर थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर समझ गई कि सच सामने आ ही जाएगा। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, वैष्णवी, तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। बताओ क्या बात है, तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो और सानिया को क्या हुआ? आदित्य की आवाज़ में सानिया के लिए बेचैनी और तड़प वैष्णवी ने साफ महसूस की। वैष्णवी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे से सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि सानिया ने अपना आधा लीवर देकर आदित्य का जीवन बचाया था। उसने अपनी कमजोरी और दर्द को छिपाते हुए बिना किसी को बताए आदित्य की देखभाल की। इस वजह से अब उसका हल्का इन्फेक्शन हो गया था और उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। आदित्य सुनते ही चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शून्य सा महसूस करने लगा। जिस लड़की की शक्ल भी वो कभी देखना नहीं चाहता था, उसी लड़की ने उसकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। आदित्य की आंखों से आंसू नहीं रुके। उसने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। दिल में पछतावा, शर्मिंदगी और सच्चे प्यार का एहसास एक साथ उठे। उसने वैष्णवी की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी थी और फिर धीरे से हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया जहाँ सानिया थी। सामने पहुंचा तो देखा कि सानिया बिस्तर पर लेटी है, हल्की थकान और पीड़ा के साथ मुस्कुरा रही थी। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। उसने बिस्तर के पास झुककर सानिया का हाथ थामा और आंखों में नमियों के साथ बोला, सानिया, मैं समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारा दर्द नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकावट थी, पर उसकी मुस्कान में अब भी वही सच्चा प्यार झलक रहा था। आदित्य ने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल एहसान या दिखावे से नहीं होता, बल्कि हर छोटे छोटे काम और बलिदान से जाहिर होता है। उस रात आदित्य ने पहली बार अपने दिल में महसूस किया कि नफरत और अहंकार के बीच भी प्यार का असली मतलब क्या होता है। उसने अपने आप को और अपने किए हुए गुस्से और कड़वाहट को पछतावा और सच्चाई से रूबरू होकर धीरे धीरे सानिया के करीब आया। हॉस्पिटल का कमरा शांत था। मशीनों की हल्की बीपिंग और दूर से आती कदमों की आवाज़ के बीच आदित्य सानिया के बिस्तर के पास खड़ा था। उसने देखा कि सानिया हल्की थकान और दर्द के बावजूद उसे मुस्कुराकर देख रही थी। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। वो झुककर सानिया का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखें भर आती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सानिया, मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया।
मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए कुछ भी नहीं समझा। सानिया ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकावट थी पर वो मुस्कुराई। आदित्य के कंधे झुक गए, उसका सिर बिस्तर के पास झुक गया। मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे लिए क्या थी और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे प्रति मेरी नफरत के बावजूद तुमने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। वो रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बेशुमार बह रहे थे। उसने सानिया के हाथ को पकड़कर अपनी आंखों पर रख दिया। मेरी मम्मी पापा भी तुम्हारी अच्छाइयों को समझते थे और मैं नहीं समझ पाया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने का हक नहीं है। तुम मुझे कभी माफ़ मत करना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें खो चुका हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। वो उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन अभी भी सानिया बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। वो शॉक्ड रह गया था क्योंकि बेहोशी की हालत में भी सानिया उसे मुस्कुराती हुई दिख रही थी। आज उसे इस हालत में देखकर आदित्य को इस बात का एहसास हो रहा था कि किसी अपने के खोने का दर्द क्या होता है, किसी अपने के दूर जाने का दर्द क्या होता है। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आदित्य सानिया के बिस्तर के पास बैठा था, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। कमरे की सन्नाटे में सिर्फ मशीनों की विपिंग और दोनों की सांसों की आवाज़ थी। आदित्य की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। सानिया धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें खुली और सामने आदित्य को देखकर वो चौंक गई। उसकी हल्की थकान में भी उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत झलक रही थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सानिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी इस कदर दांव पर लगा दी। मैंने तुम्हें क्या दिया है आज तक? शादी के बाद सिर्फ तिरस्कार और अपमान, और तुमने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सानिया की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। आदित्य रोते हुए उसके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। सानिया, मैं तुम्हारे इस बलिदान और तुम्हारे इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, तुम्हें प्यार नहीं दिया और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। आदित्य की आवाज़ टूट रही थी। सानिया ने धीरे से कहा, मैंने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की। मैंने बदले में कुछ नहीं चाहा। आप ऐसा मत कहिए, आप मत रोइए, इतना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। सानिया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। तुमने क्यों किया? सानिया ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार देखना चाहती थी। तुम्हारे लिए मैंने जो किया वो प्यार के लिए था, एहसान के लिए नहीं। आदित्य ने धीरे धीरे कहा, सानिया, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। तुम्हें देखकर, तुम्हारा ये रूप देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई है। फिर भी अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। सानिया ने धीरे से बोला, आदित्य, मैं तुम्हें कभी दोषी नहीं मानती। हमारी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ थी। मुझे पसंद नहीं करते थे तो आप इसमें कोई आपकी गलती नहीं थी। आदित्य के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, गलती मेरी ही थी। अगर मैंने अपने माँ पापा के कहने पर तुमसे शादी की तो मुझे तुम्हें इज्जत, रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए था। आदित्य ने सानिया को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया, उसके माथे को प्यार से चुम्बन दिया और बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ। सानिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ आदित्य, मुझे अपने घर जाना है। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तब तक तुम तैयार रहो। सानिया के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट उभर आई। उसकी आंखों में राहत और सुकून था। आज उसका खोया हुआ पति और उसका प्यार वापस उसकी ज़िंदगी में था। डॉक्टर से बात कर और अपना चेकअप करवाने के बाद आदित्य सानिया को लेकर घर से निकल चुका था। डॉक्टर ने आदित्य को बताया था कि अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार है और वो अपने काम कर सकता है। बस कुछ सावधानियां भी ज़रूरी है जो डॉक्टर ने आदित्य को बता दिया था। फिलहाल आदित्य के लिए सबसे ज़रूरी काम था अपने सानिया का ध्यान रखना और उसे वापस अपनी ज़िंदगी में हंसते खिलखिलाते हुए और अच्छे स्वास्थ्य के साथ लाना, जिसकी शुरुआत उसने अभी से ही कर दी थी। क्योंकि किसी की ज़िंदगी में जब पॉजिटिविटी होती है तो कोई भी दर्द रिकवर दुगनी तेज़ी से करता है।
घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वैष्णवी ने घर की सजावट पूरी कर दी थी। हर कोना दुल्हन की तरह रोशन और फूलों से सजा हुआ था। आदित्य ने वैष्णवी से कहा था कि आज वो अपनी पत्नी सानिया के साथ गृह प्रवेश करेगा, क्योंकि आज सही मायने में वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर आ रहा था। सड़क पर कार रुकते ही आदित्य ने सानिया को धीरे से कार से उतारा। सानिया ने कमरे में कदम रखा और उसके सामने सजा हुआ घर देखकर उसकी आंखों में चमक और खुशी झलकने लगी। फूलों की खुशबू, रोशनियों की चमक और हर कोने में आदित्य की मेहनत उसे भावनाओं से भर रही थी। वैष्णवी ने दोनों के सामने दीपक जलाए और उन दोनों की आरती उतारी और धीरे से कहा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आज ये घर तुम्हारे प्यार और साथ से भर जाएगा। आदित्य ने सानिया का हाथ थामा और उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले गया। हर कदम पर आदित्य उसकी तरफ देख रहा था। उसकी हर हल्की कमजोरी, उसकी हर मुस्कान को महसूस कर रहा था। सानिया, तुम अब अपने घर में हो। मैं हर दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हर बात में तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आदित्य की आवाज़ में सच्चा प्यार झलक रहा था। सानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्का मुस्कुराई। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर चुम्बन दिया, गालों को प्यार से सहलाया और हल्का सा होठों को चूम लिया। आज से हर खुशी और हर दुख हम साथ में बिताएंगे। तुम्हारे साथ हर सुबह उठना, हर रात तुम्हें अपने पास सोते देखना, यही मेरी दुनिया होगी। तुम्हारे साथ हर छोटी छोटी चीज़ में प्यार होगा। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। सानिया ने उसकी बाहों में खुद को ढक लिया, उसकी सांसों में सुकून महसूस किया। आदित्य ने धीरे से कहा, हमारे आने वाला भविष्य सिर्फ खुशियों से भरा होगा। मैं तुम्हें हर पल सुरक्षित और खुश रखूंगा, हर दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। रात के सन्नाटे में आदित्य ने सानिया को अपने सीने से लगाकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सपने, हर खुशी में मैं तुम्हारा हूँ। सानिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें बस खुश रहना है और हर एक पल एक दूसरे को महसूस करना है। आदित्य ने उसके माथे पर फिर से चुम्बन दिया, गालों को सहलाया और हल्के से उसके लबों को चूम लिया। दोनों की आंखों में प्यार, सुकून और भविष्य के लिए उम्मीद झलक रही थी। इस तरह आदित्य और सानिया अपने घर में कदम रखते हुए एक दूसरे के साथ अपने नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। हर नज़र, हर स्पर्श और हर मुस्कान में उनका प्यार सच्चा और देखभाल झलक रहा था। रात के सन्नाटे में दोनों अपने सपने और भविष्य की बातें करते हुए एक दूसरे की बाहों में आराम महसूस कर रहे थे। दिन बीतते गए। आदित्य ने अपना हर पल सानिया की देखभाल में बिताया। सुबह उठते ही वो उसके लिए हल्का नाश्ता बनाता, उसके हाथों को थाम कर धीरे धीरे बैठने में मदद करता और हर कदम पर उसकी कमजोरी का ध्यान रखता। सानिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। आदित्य का हर प्यार भरा स्पर्श, छोटा सा ख्याल उसे विश्वास और सुकून दे रहा था। उसने देखा कि आदित्य न केवल उसका पति बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। एक दिन आदित्य ने सानिया से कहा, सानिया, आज मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, चलो डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें पता चले कि हम दोनों अब पूरी तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लीवर ट्रांसप्लांट और रिकवरी पूरी तरह से सफल रही है। अब आप अपनी नई जिंदगी पूरी खुशियों और प्रेम के साथ शुरू कर सकते हैं। सानिया ने राहत की सांस ली और आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और आभार झलक रहा था। आदित्य ने उसके हाथ को थामा और हल्की मुस्कान दी। रात को सानिया ने अपने कमरे को सजाया। हल्की रोशनियाँ, फूल और सुगंधित मोमबत्तियाँ हर कोने में थी। आदित्य कमरे में आया और उसकी आंखों में चमक देखकर रुका। सानिया, तुमने ये सब मेरे लिए किया? आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सानिया ने हंसते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का हर पल खास होना चाहिए। अब सिर्फ प्यार और खुशियाँ होंगी। आदित्य ने धीरे धीरे सानिया को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे पर चुम्बन दिया, गालों को सहलाया और हल्का सा लबों को चूम लिया। सानिया ने उसकी बाहों में खुद को ढक लिया और दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट में खुद को खो दिया। रात के सन्नाहट में दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने साझा किए। आदित्य ने कहा, अब हमारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है। हर दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ,
हर पल तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, प्यार, ख्याल और विश्वास के साथ। उस रात दोनों ने अपने प्यार और समझदारी के साथ पहली रोमांटिक रात बिताई। उनके बीच केवल सुकून, भरोसा और सच्चा प्यार था। और इस तरह आदित्य और सानिया ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, हर दिन एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, हर पल प्यार और देखभाल के साथ जीते हुए। उनका रिश्ता अब और भी ज़्यादा मजबूती, सच्चाई और प्यार से भरपूर था। दिन प्रतिदिन उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। कहानी यहीं खुशियों और प्यार के साथ समाप्त होती है। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।